क्या आप जानते हैं कि हमारे सबसे पहले आईएएस ऑफिसर उस समय में जिसको आईसीएस ऑफिसर कहा जाता था वो कौन थे? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस लेक्चर के अंत में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं पॉलिटी का क्विक रिवीजन। ये आप लोगों का फाइनल रिवीजन है, जिससे आप लोगों का जितने भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स कुछ बच गए थे या कुछ एकदम फटफट फटफट आपको पढ़ना था वो कवर हो जाएगा। आपके प्रीलिम्स के लिए बचे हैं अब केवल और केवल 30 दिन। अब इसके बाद में बराबर 30 दिन ही आपके लिए बचने वाले हैं। वापस आप सबको याद दिला दूं कि सीसैट बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी आजकल मैसेज कर रहे हैं कि इन आने वाले 30 दिनों के अंदर में हम मेजर फोकस किस पे करें। तो पिछला जितना भी ट्रेंड मैं देख रहा हूं उसमें मैं पक्का आप लोगों को कहूंगा कि एक सीसैट पर करें। दूसरा, इन 30 दिनों में अगर आप लोगों को मेजर फोकस करना है तो अब केवल और केवल रिवीजन पर करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अगर कहीं से भी कोई न्यू सीरीज लेकर के आ रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नया कुछ नहीं देखना है। जो आप लोगों ने पुराना किया हुआ है वही पुराना अगर कोई रिवाइज करवा करके दे रहा है तो बिल्कुल इट वुड बी गुड थिंग टू डू। लेकिन अगर कोई नया कंटेंट आ रहा है कि सडनली आप लोगों को मिल गया कि भाई ये वाले स्कीम्स है, सडनली आप लोगों को मिल गया कि भाई ये वाला कंटेंट मेरे पास में नहीं था, तो अब उनको मत करो। अब तक जो आपने किया है बस उसी को रिवाइज करो, उसी को कंसोलिडेट करो। अब तक आप लोगों ने मल्टीपल मॉक्स दिए होंगे। इन मॉक्स में जो आप लोगों ने गलतियां की हुई थी, इन गलतियों को थोड़ा सा रिवाइज करो कि आपने क्या गलतियां की हुई है। अगर देखना ही है तो मेजरली पीवाईक्यूज के सवाल जो है वो देखो। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग आज थोड़ा सा हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी के लर्नर शाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यूपीएससी 2023 में भी उन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है, चाहे वो रैंक 1, 3, 6, 9 कोई भी हो। 320 से भी ज्यादा सिलेक्शन अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का भी नाम इसके अंदर में आए और फिलहाल अभी आप लोगों के पास में सफिशिएंट पैसे नहीं है, तो आप लोग अनअकैडमी की 19 तारीख को होने वाली सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप को जरूर एनरोल कीजिएगा। लगभग 90% तक का आप लोग इसमें ऑफ जो है वो पा पाओगे, रिवॉर्ड जो है वो पा पाओगे। तो देरी नहीं करो और इनको जरूर जो है वो एनरोल करो। 18 मई से हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है। अगेन मुझे आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कोड जो है वो आपको कौन सा यूज करना है। तो अब चलते हैं और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इंटरपिनिंग्स की बात करते हैं। तो देखो कैसा है कि इसके जो सवाल यूपीएससी पूछती है उसमें लोगों का कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली कौन से एक्ट में क्या बातें कही गई थी। तो मैं आज क्या करूंगा, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप सबको पता होगा कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल, ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पूरा कंपनी रूल के बारे में पूरा समझ कर लेंगे और क्राउन रूल जो है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो अब जो कंपनी रूल में अपने को देखना है तो अपने को कंपनी की इतिहास से शुरू करना होगा। मैं आप लोगों को एज आई सेड कि इसमें आपका हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटी दोनों का भी थोड़ा सा रिवीजन जो है वो होने वाला है। तो जब कंपनी जब इंडिया में आई हुई थी उस समय में मोटा मोटी अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य जो है वो अच्छा खासा फैला हुआ था। तो कंपनी जब फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई, तो 1600 में फॉर्म हुई। 1600 में फॉर्म हुई तो वहां पर क्या होता था ना पहले कि ये जो एक्सपेडिशन है वो चालू हो चुके थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फॉल हो चुका था। और कॉन्स्टेंटिनोपल अगर फॉल हो गया तो अब तुम्हारे लिए लैंड रोड बंद हो गया, लैंड रोड बंद हो गया तो अब बाकी सब स्पेनिश लोग हैं, पोर्चुगीज लोग हैं, डच लोग हैं, इन लोग सी के एक्सपेडिशंस कर रहे थे। अब उसी समय में कुछ एक्सपेडिशन करने वाले, कुछ वहां के पॉलिटिशियंस, इन सब ने मिल करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम इन लोगों ने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। लेट मी टेल यू, ये कंपनी बनाना कोई सस्ता काम नहीं था। आज के रेट में अगर मैं आपको बात करूं तो अगर किसी को ये कंपनी में आना पड़े तो मोटा मोटी लगभग 42 करोड़ रुपए जो है वो उस समय में आप लोगों को, कि आज के 42 करोड़ रुपए आपको उस समय में लेकर के जाने पड़ेंगे और तब जो है वो आप इस कंपनी का पार्ट बन पाओगे। क्योंकि एक्सपेडिशंस के लिए आपको महंगी महंगी शिप्स लेनी पड़ती थी। अगेन फिर वो जाकर के कहीं तो ट्रेड करेंगे और ट्रेड करने के बाद में आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो ला करके देंगे। और ऑब्वियसली अगर इतना इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति कर रहा है तो मोटा मोटी उस समय में लगभग 292, ठीक है, जब ये कंपनी बनी थी उसमें 292 मेंबर्स हुआ करते थे, ओनर्स थे इसके। सोचो 292 जितनी संख्या के ओनर्स थे। और ऑब्वियसली अब सब लोग
292 के 290 लोग तो इसको गवर्न नहीं करेंगे। इसके लिए इसके कुछ जो है तो 292 ओनर्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो आप लोग डायरेक्टर्स के तौर पर इनको आप लोग अपॉइंट करते थे, जिसमें से मोटा मोटी 24 लोग, यानी कि एक इसका अप्रोक्सीमेटली 10% लोग जो है वो इसके डायरेक्टरशिप में होते थे, और इसका एक कोई तो चेयरमैन वगैरह जो हुआ करता था। अब ये लोग क्या किए, ये जो डायरेक्टर्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो जाओ क्वीन से बात करो, क्वीन से बात करो कि क्वीन हम लोग इतना महंगा महंगा काम जो है वो करने वाले हैं, इतना महंगा हम लोग ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, एक्सपेडिशन करके जा रहे हैं, तो प्लीज हमें मोनोपोली का राइट दो कि हमारे कंट्री से कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा केप ऑफ गुड होप को पार करके ईस्ट इंडिया की तरफ में कोई भी ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगा। और पहले एक दो बार ये रिक्वेस्ट आई, लेकिन वो क्वीन ने एक्सेप्ट नहीं की, बट बाद में इन चीजों की गहराई को देखते हुए क्वीन एलिजाबेथ वन जो है उन्होंने इनको ये वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके दे दी कि ठीक है तुम लोग जाओ और देखो। फिर ये जब हो जाता है तो इन लोग फिर इंडिया में आते हैं, और जब इंडिया में आते हैं तो उस समय में मेनली जो है वो मुगल शासन जो है वो चल रहा था। उस समय में जहांगीर जो है वो पावर में थे। वो आए तो उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टम में अपना एक बेस वगैरह स्थापित किया, सूरत में जाने की कोशिश की। बाकी इनकी लड़ाइयां जो है वो स्पेनिश एंड पोर्चुगीज लोगों के साथ में भी हुई, मल्टीपल टाइम्स हुई, बट इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपने पाव जमाने जो है वो शुरू किए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। हम लोगों को हमेशा एक ही चीज जो है वो सुनाई गई है कि हम लोग हर बार जो है वो ब्रिटिशर्स से हारे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लगभग 1690 की कहानी है। 1690 में भी, ठीक है, उस समय में मुगल और ब्रिटिश, तो एंग्लो मुगल वॉर जो है वो हुआ था। और ये एंग्लो मुगल वॉर के अंदर में मजेदार बात है कि उस समय में मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था, उसने इनफैक्ट इनको हरा दिया था। और फिर इनको हराने के बाद में इनकी सारी जो सूरत के एरिया में, बॉम्बे के एरिया में, मद्रास के एरिया में जितनी भी इनकी जो जो इन्होंने, तो उस समय में इन लोग क्या फैक्ट्रीज बोलते हैं, तो फैक्ट्रीज का मतलब बेसिकली क्या होता था कि इसके अंदर में आप अपना सामान रखोगे, उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो आपका आज के टर्म्स में अगर हम लोग कहें तो वो गोडाउन्स हुआ करते थे। तो वो गोडाउन्स में इनका सामान रखा हुआ होता था, तो इन गोडाउन्स को इन्होंने एकदम कब्जे में ले लिया। फिर इन्होंने माफी मांगी और लगभग 1.5 लाख रुपए उस समय में इन्होंने दिए थे कि सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर इन लोगों ने जो है वो मुगलों से वापस से दोस्ती की थी। हार चुके हैं, एक बार हार चुके हैं, लेकिन बात ये होती कि हारने के बाद में तुम क्या सीखते हो। धीरे धीरे इन लोग ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते गए, खास करके जब औरंगजेब जो है, जब उनकी डेथ होती है, तो औरंगजेब की डेथ के बाद में यहाँ पर खास करके जो साउथ वाला जो एरिया है, तब देखो कैसा है। अगर आप लोगों को ये पूरा इतिहास और आप लोगों को पॉलिटिक्स दोनों अच्छे से समझना है, तो उस समय के इंडिया के बारे में आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो मुगल एम्पायर का राज जब हुआ, मुगल एम्पायर जब गिरा, लेकिन उस समय में सबसे तगड़ा एम्पायर जो बनाने लग गए थे वो थे मराठास। तो मराठास जो है उनका एम्पायर एकदम पूरा तगड़ा जो है फैलने लग गया। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो मुगल्स देखो सिर्फ इतने ही एरिया में रह गए, बट मराठास देखो तो उस समय में कहते थे कि मराठा का एम्पायर जो है वो अटक से लेकर के कटक के साम्राज्य तक जो फैला हुआ था, काफी लंबा साम्राज्य था। बाकी इसमें पहले क्या होता था, मुगल जो है वो एम्परर होता था, ठीक है, मुगल जो है वो एम्परर होता था, और ये एम्परर के अंडर में मल्टीपल जो है वो गवर्नर हुआ करते थे। और इन्हीं गवर्नर को इन लोग क्या कहते थे, इन्हीं गवर्नर को यूजुअली इन लोग नवाब कहते थे। तो ये कौन हो गया, ये एम्परर है, ओके। तो ये कौन है, ये किंग है, और ये किंग के अंडर में ये गवर्नर या नवाब जो है वो हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब मुगल शासन जब वीक हुआ, तो वीक होने के बाद में लोग अलग अलग बन गए। तो ये बोले कि भाई अब से मैं निजाम ऑफ हैदराबाद, तो कुछ लोगों ने निजाम टाइटल लिया, कुछ लोगों ने नवाब टाइटल लिया। तो ये लोग बोले कि मैं नवाब ऑफ बंगाल, ये बोले मैं नवाब ऑफ अवध, ये बोले मैं नवाब ऑफ सिंध, और इस तरीके से यहाँ पे राजपूत और मराठास, और इस तरीके से पूरा का पूरा इंडिया जो है वो आपका अलग अलग जो है वो, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स या प्रिंसेस में जो वो डिवाइडेड हुआ करता था, ठीक है। जब इंडिया, जब ब्रिटिशर्स मेजरली जब इसका कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करते हैं इंडिया के ऊपर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू करती है, तो उस समय में इंडिया इस तरीके से पूरा का पूरा बटा हुआ था। बट फिर सडनली दो बहुत बड़े इवेंट होते हैं, जिसमें से एक इवेंट था ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें तो वो था बैटल ऑफ प्लासी 1757 का। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, तो देखो उस समय का वहां का जो नवाब था बंगाल का, तो ये देखिए बंगाल का नवाब जो है, तो ये बंगाल का नवाब जो है, तो उस समय में इन लोग दस्तक सिस्टम वगैरह जो वो दिया जाता था, और कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस जो है वो आप लोग देते थे। कि दस्तक से क्या होता था कि आपको टैक्स जो थोड़ा कम देना पड़ता था।
आपको हर तरफ में जो है वो पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो हर कोई चाहता है कि वो टैक्स कम से कम पे करे। आज की भी जनरेशन यही चाहती है, उस समय की जनरेशन भी यही चाहती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको ट्रेड प्रिविलेजेस चाहिए, और इसका रैम्पंट मिसयूज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स करने लगे। इन्होंने वार्निंग दी, वार्निंग देने के बाद में कुछ नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इनके बीच में फिर हो गया युद्ध। तो उस समय का जो नवाब था बंगाल का, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और इस समय में इनको जो हेड कर रहा था बंगाल में वो था रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में हो गई फाइट। लेकिन यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव जो गेम खेलता है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इधर से मीर जाफर जो है, जो कि कौन था, ये मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का मेन सेनापति। तो तुमने इनको रिश्वत दे दी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दे दी मीर जाफर को कि तुम इसके सेनापति हो और तुम वॉर में आना ही मत। ठीक है, अच्छा रिश्वत देने है तो अच्छी खासी तुमको बहुत पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा आपके पास है नहीं, तो कहां से ले? तो लोन लिया। किससे लोन लिया? अब उधर ही नवाब ऑफ बंगाल के एरिया में ही रहने वाले बिहार के एक जगत सेठ नाम के सेठ थे। तो इस जगत सेठ से इन्होंने लोन लिया, लोन लेकर के रिश्वत दी, रिश्वत दे करके इन्होंने मीर जाफर को बोला कि तुम मत आना वॉर में। सिराजुद्दौला को हरा दिया, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ये पूरा का पूरा ये इतना बड़ा साम्राज्य जो कि नवाब ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल जैसा जो साम्राज्य है वो इनके हाथ में आता है। और ब्रिटिश जो है वो प्लासी की बैटल, तो ये वैसे तो बैटल हुई नहीं, लेकिन ये प्लासी की बैटल जो जीत जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार कहीं तो पाव जो है वो जम जाता है। लेट मी टेल यू, उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में फ्रेंच लोग कॉम्पीट कर रहे थे, बट सडनली बंगाल जैसी एकदम रिच पुष्ट और बहुत ही ज्यादा पैसे हुआ करते थे, बहुत ही उपजाऊ यहाँ की जमीन हुआ करती थी, यहाँ पे कितने ही टाइप के हीरे, कितने टाइप के मुस्लिम, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। ये सब जो है वो भी इनके हाथ में आ गया। सडनली तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई। अब इसके बाद में क्या हुआ? ऑब्वियसली फिर ये मीर जाफर जो है वो ज्यादा दिन, तो अब इसको आप लोग पपेट बना करके रखोगे। अब मीर जाफर पपेट बनना नहीं चाहता है, तो मीर जाफर जब पपेट नहीं बनना चाहता है तो क्या करे? तो मीर जाफर जब पपेट नहीं बनना चाहते तो इसको हटा दिया। बोले किसको बिठाया? तो एक मीर कासिम नाम के आदमी को बिठा दिया, बोले तू बैठ जा, ठीक है, तेरे को हम लोग जो है वो नवाब ऑफ बंगाल जो है बनाएंगे। तो मीर कासिम को बिठा दिया। लेकिन मीर कासिम को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि यार मैं तो पपट हूं, मेरे पास में तो कोई पावर ही नहीं है, मैं यहां बैठे बैठे क्या कर रहा हूं? जनता रो रही है, जनता त्रस्त है, वो मेरे पास में हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, पैसे मेरे कंट्रोल नहीं करता हूं, क्या करे? तो फाइनली मीर कासिम ने लगाया दिमाग। मीर कासिम बोलता है एक काम करते हैं, ये जो जस्ट पीछे नवाब ऑफ अवध है इसको बोलता हूं कि यार हेल्प कर दे, जो भी हम लोग पार्ट जीतेंगे पूरा पूरा बंगाल जब आएगा उसमें से कुछ पार्ट तेरे को दे देंगे, और मस्त अपनी दोस्ती जो चलती रहेगी। और मुगल जो है वो एम्परर, तो यहाँ पर वो यहाँ पर ही बैठा हुआ है। और यूजुअली देखो मुगल एम्परर भले ही पूरी तरीके से मतलब उसका साम्राज्य काफी कम हो गया हो, लेकिन अभी भी एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी के नाम पर उनको मानते ही थे। तो बोले हम तीनों मिलते हैं और अब की बार हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फुल फाइट करेंगे। और इन्होंने कुछ ऐसा ही किया भी। तो बक्सर में, ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर में बैटल होती जिसमें नवाब ऑफ बंगाल जो कि पपेट था मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध जो कि शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर उस समय का शाह आलम II, ये तीनों की फौज जो है वो अब आती है फाइट करने के लिए। लेकिन ये जब आपको 7 साल इनको जब मिले थे, इन 7 साल के पीरियड में इन लोग एकदम रेडी हो गए थे। अब इन लोग नहीं बैठे हुए थे कि अब हम लोग जो है वो आराम करते हैं, मस्त आराम नहीं करा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय में अपने आप को प्रिपेयर किया, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाई, और अब इन लोग रेडी थे, तीनों की फोर्सेस को एक साथ हराते हैं, और यहीं से इंडिया का कायाकल्प जो है वो बदल जाता है। जब 1764 में मुगल एम्परर को भी हरा दिया जाता है, तो इन लोग कहते हैं कि ठीक है, अब आप अगर हार गए हो तो अब हमको दीवानी राइट जो है वो आप दीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हेड कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जाता है मुगल एम्परर को बोलता है कि अब से मुझे दीवानी राइट चाहिए, निजामत राइट आप दूसरे को दो, लेकिन दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब क्या? दीवानी राइट मतलब टू ऑब्टेन, ठीक है, दीवानी राइट मतलब क्या कि दीवानी राइट के अंदर में मेजरली तुम लोग जो वो रेवेन्यू वगैरह जो है वो ले पाओगे, रेवेन्यू तुमको मिलेगा, जो भी टैक्स आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो तुमको मिलेगा। ये बोले यार और क्या चाहिए? तो रेवेन्यू अब तुम पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। उसके अलावा अब फेस दिखाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव वहां नहीं बैठा है,
फेस दिखाने के लिए तुम निजामत राइट्स के अंडर में किसी न किसी को तो अलग बिठाओगे जो जुडिशियल एंड पुलिसिंग का काम करेगा, बट वो कौन होगा ये हम तुमको बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव बताएगा किसको होगा। तो अगर किसी को गालियां मारनी है तो देखो कैसा है, पुलिस की पावर कौन देख रहा है, ये है। तो हर कोई जब देखेगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो इसको गालियां मारेंगे। ब्रिटिशर्स को कोई गालियां नहीं मारने वाला है, उन लोगों का काम सिर्फ पैसा लेने देने से है। तो ये सब जो है वो सिस्टम जो है वो आपके आते हैं। और फिर जब इन लोग यहाँ से 1764 में जब इनकी पावर और इनके हाथ में बंगाल जैसा जब प्रोविंस आ जाता है, तो ऑब्वियसली बंगाल प्रोविंस आने के बाद में इन्होंने कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से नवाब ऑफ अवध का भी एनेक्स कर लिया था। फिर धीरे धीरे इन लोग अपने पैर पसारने शुरू करते हैं और एक समय आता है कि जब इन लोगों का पूरा कॉन्क्वेस्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो हो जाता है। और इसमें ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया गया। उस समय में मराठास जो है वो, ठीक है, बेताज बादशाह थे। मतलब अगर वो चाहते, अगर उन्होंने थोड़ा सा बहुत शानदार दिमाग लगाया होता, वैसे उनके घोड़े हर तरफ में दौड़ ही रहे थे, लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं हुए थे तो पक्का जो है वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टफ फाइट दिया होता, लेकिन ब्रिटिश जो जीत गए। एनीवेज, तो ये थोड़ी सी इतिहास की कहानी जब आप समझोगे तब आप लोग जो है वो आगे जाओगे कि कैसे जो है वो इसका रूल जो है वो शुरू होता है। तो इसके रूल को हम लोग एज आई सेड कंपनी रूल में और क्राउन रूल में हम लोग जो वो डिवाइड करते हैं। और इसी बीच में यही हिस्ट्री के अंदर में ही कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना शुरू होता है। एनीवेज, तो अगला जो मुद्दा है वो है कंपनी रूल। कंपनी रूल कैसे शुरू होता है? और सडनली जो है, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि एक चार्टर लेकर के आई हुई थी, ये चार्टर लेकर के आई हुई कंपनी के ऊपर में वहां की जो पार्लियामेंट है वो कैसे रेगुलेशंस कर रही है। अभी आप लोग अगेन इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ के लो। मैंने आपको क्या बताया, मोटा मोटी 292 जो है वो ओनर इन लोगों ने मिल करके एक जॉइंट कंपनी जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बनाई। इसका नाम इन लोगों ने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से आपके कुछ जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, सीओडी जिसको हम कहेंगे, जो कि लगभग 24 के अमाउंट में होते थे। ये आपका कंपनी का स्ट्रक्चर है और जो भी चल रहा है ये आप लोगों का कंपनी के थ्रू चल रहा है कि मस्त कंपनी जो है वो इंडिया में यहाँ पर जो है वो रूल कर रही है, यहाँ पर मारामारी कर रही है और कोई पोस्ट वोस्ट बना रही है, सब चल रहा है। यहाँ पर यहाँ की उस समय की जो गवर्नमेंट है वो कौन है? तो यहाँ की गवर्नमेंट मतलब उस समय में वहां की पार्लियामेंट हो गई एक, और ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी जो हेड होगी, हेड ऑफ द स्टेट, दैट विल बी इधर क्वीन और किंग। तो ये है, तो ये उनकी एग्जीक्यूटिव एंड वहां की जो लेजिस्लेचर ये अलग चल रहा है। और इन लोगों ने सिर्फ इनको एक ही काम दिया हुआ था, दैट वाज कि चार्टर, कि आपको सिर्फ चार्टर हमने दिया है कि आपकी मोनोपोली है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा इनका और कोई कंट्रोल नहीं था कि तुमको हम लोगों ने मोनोपोली दी है, जाओ बिंदास वहां पर जो तुमको करना है करो। अब जो है वो सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि मोनोपोली तुमको दी हुई थी ट्रेड के बाद में, तो तुम जो है वो सडनली जाकर के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने लगते हो। ऐसा क्या हुआ? कंपनी रूल के पीरियड में कुछ जो है अगर हम लोग देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वगैरह जो है वो आना शुरू होता है। बट ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के ऊपर में रेगुलेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आती है। तो होता क्या है कि 1764 से, ठीक है, 1772 के बीच में अब आप लोग जो है वो भ्रष्ट हो गए। ठीक है, अब आप लोग जब भ्रष्ट हो गए, अब आप लोग जो है वो नेपोटिज्म जो है वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब आप लोग जो है तो करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब शुरू किया। और इनमें सबसे बकवास चीज दैट वाज प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड इन लोगों ने शुरू किया और वहां से ये कंपनी डूबने लगती है। ये कंपनी सोचो, ये पूरी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि इन जनरल प्रॉफिट में होनी चाहिए, लेकिन ये डूब रही है। क्यों डूब रही थी? तो मैं आपको एक प्राइवेट ट्रेड का मस्त एग्जांपल बताता हूं, उससे मे भी आप लोगों को समझे। कई बार आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि ओला और उबर आप लोग जब बुक करते हो, कि आपने ओला बुक किया या फिर उबर बुक किया, तो उबर का ड्राइवर, ठीक है, आपके सामने अपनी कार जो है वो लेकर के आ गया है। और कार लेकर के आने के बाद में आपको कहता है कि सर आप कार की राइड कैंसिल कर दो। आपको कितना अमाउंट दिखा रहा है? बोले 330। मैं आपसे बोले 310 रुपए लूंगा सिर्फ, ठीक है, और आप कार की राइड के जो है वो कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग भी बोलते हो कि यार सही है कि मेरे तो यहाँ पे 20 रुपए बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं, और यहाँ पर कैब वाला जो है उसको पूरे 310 रुपए मिलेंगे। अब क्या हुआ इसमें दिस इज प्राइवेट ट्रेड। हुआ क्या? उबर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
ये कंपनी क्या करती है, यहां पर बायर को और सेलर को कनेक्ट करा करके देती है। लेकिन जब आप ट्रेड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू नहीं करके जब आप डायरेक्टली प्राइवेट ट्रेड करने लगते हो तो क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, नुकसान ऑब्वियसली होगा कंपनी का। बस यही है सिंपल प्राइवेट ट्रेड में। ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से कोई स्पाइसेस लेकर के जा रही है, वहां पर बेच रही है, तो वो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, कंपनी के थ्रू नहीं, इन लोग प्राइवेटली ही इसको बोल रहे तेरे को थोड़ा ज्यादा भाव दे दूंगा, इसको बोल रहे तेरे को थोड़ा कम भाव में मिल जाएगा, और बीच में तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये प्राइवेट ट्रेड और ये करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने लगती है। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो इनके सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं बाय 1772, मात्र 8 सालों के अंदर में। ठीक है, 8 सालों के अंदर में, ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू नेपोटिज्म, ड्यू टू ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू फमाइन्स, ड्यू टू अगेन लॉलेसनेस, ड्यू टू डिफीट ऑफ मैसूर वॉर, ये सब चीजें एक साथ में आती हैं और कंपनी डूबने वाली ही होती है। तो उतने में कंपनी जाकर के बोलती है, माई बाप 1 मिलियन पाउंड दे दो ना। ठीक है, और उस समय में 1 मिलियन पाउंड मांगना बड़ी बात थी। उस समय में 1 मिलियन पाउंड मांगना बहुत बड़ी बात थी। आप ऐसा हिसाब लगाओ कि जो मैंने आपको बताया कि आज के 42 करोड़ के हिसाब से, तो उस समय में उन लोग जो पाउंड लेकर के जा रहे थे वो लगभग 30,000 पाउंड के करीब में तुम लोग लेकर के जाते थे। तो 30,000 पाउंड अगर तुम्हारे पास में, तो तुम कंपनी का पार्ट बन सकते थे। सो जो 30,000 पाउंड पे अगर एक व्यक्ति आता है तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट जो इससे कितना गुना ज्यादा जो है, तो 30 टाइम ज्यादा जो है वो तुमको पैसा तुम यहाँ से जो मांग रहे थे कि मेरे को इतना बेल आउट करने के लिए लोन दे दो, बेल आउट करने के लिए लोन दे दो। और बस यही इनको जो है वो मौका मिला, और इन्होंने तो अब तक जो है वो हम लोग क्या देखें, तो अब तक जो है वो पार्लियामेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनके ऊपर में कोई कंट्रोल ज्यादा नहीं था। अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में इनका पहली बार शिकंजा जो है कसता है, और इन लोग जो है वो इनके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाते हैं। बोले पैसे तो हम तुमको दे देंगे, हम तुमको डूबने नहीं देंगे, लेकिन अब तुमको हमारी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, जब पैसा चाहिए होता है तो आपको सारी शर्तें फिर माननी पड़ती है। तो इन लोगों ने यहां से कंपनी रूल में फिर अलग अलग जो है वो इन लोग एक्ट जो है वो लेकर के आना शुरू करता है। कौन कौन से एक्ट है, सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है 1773 का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इन्होंने कहा कि अब हम तुमको रेगुलेट करने जा रहे हैं, और जब हम तुमको रेगुलेट करने जा रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ कंडीशंस है वो तुमको फुलफिल करनी पड़ी। बोले ठीक है, आप जैसा कहो, पैसा चाहिए, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। तो 1773 से शुरू होता है। लेकिन ये जो भी एक्ट है इसमें कहा था कि हम लोग इसको बराबर 20 साल के बाद में वापस से रिन्यू करेंगे, और 20 साल के बाद में आपकी कंडीशंस हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो अगला एक्ट कब आएगा, तो अगला एक्ट जो आता है वो आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि अगले 20 साल के बाद में वापस आपको रिन्यू करवाना है, तो अगला कब आएगा आपका, अगला आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। फिर इन्होंने कहा भाई 20 साल के बाद में तुमको वापस रिन्यू करवाना है, तो वो आता है आपका 1833 में। फिर इन्होंने कहा अगला वापस तुमको करना है, तो वो आता है फिर आपका 1853 में। और बाद में फिर 1857 का रिवोल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद में तो इन्होंने कंपनी का रूल ही हटा दिया और डायरेक्टली क्राउन रूल करना शुरू कर दिया था। तो आप लोग देखोगे कि 5 एक्ट जो है वो मेजरली आते हैं, और इनको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। क्या करना है आपको, बस 20 जो है वो ऐड करते जाओ। आपको अगर पहले एक्ट का ईयर अगर याद हो जाता है तो बाकी के ईयर याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 आपने ऐड कर दिया। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है, तो ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि होता क्या है कि 1773 में आपने एक्ट तो बना दिया, लेकिन देखो भूलो मत कि ये आपका फर्स्ट एक्ट है, ये आपका पहला एक्ट है, और पहले एक्ट में बहुत सारी आपकी खामियां जो है वो रह जाएंगी, और इन खामियों को आपको दूर करना है। और अगर इन खामियों को दूर करना है तो आपको कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो लेकर के आनी पड़ेगी। तो इसके लिए इन लोग जो है वो अमेंडमेंट लेकर के आते हैं लगभग 3 बार। ठीक है, इसके लिए इन लोग अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आते हैं लगभग 3 बार। पहली अमेंडमेंट इन लोग लेकर के आते हैं 1781 में, नाम ही था इसका अमेंडिंग एक्ट करके। ठीक है, नाम ही था इसका अमेंडिंग एक्ट करके। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगी नहीं, यहाँ पे और थोड़ी सी हमको अमेंडमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने दूसरी अमेंडमेंट एक और लाई थी,
और वो लाई थी उन्होंने 1784 में, ठीक है। तो उस समय के एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे। तो ये यूजुअली यूके और यूएस की जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अंदर में इनको जो है, इन लोग यूजुअली जिसने ये एक्ट लाया है उसके नाम पर इसको एक्ट को रखा जाता है। तो वहां पर उस समय में विलियम, ओके, पिट्स विलियम, ओके, तो इनके नाम पे ये था। तो फिर इसको पिट्स एक्ट के नाम से जो है जाना जाता है, तो 1784 का। और फिर आगे जो है वो एक कॉर्नवालिस करके बंदा आता है, तो वो कुछ अपनी कंडीशंस रखता है, तो उसके लिए फिर 1786 में और अमेंड आप लोग जो है वो करते हो। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो कि भले ही 1773 में आपका एक्ट आ गया हो, लेकिन इसमें कम से कम 3 बार अमेंडमेंट होती है, 1781 में, 1784 में और 1786 में, ताकि आप लोग, क्योंकि देखो पहली बार कोई भी जब सिस्टम हम लोग बनाते हैं ना, तो अपने को नहीं समझ में आता है। आपने भी जोश जोश में, इन्होंने $1 मिलियन तुमसे मांगे और तुमको एकदम सडनली अब अच्छा एकदम अंदर से लग ही रहा था, तुम तो वैसे ही मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में हम लोग कंट्रोल लाए। अब वो तुमको मौका मिल गया, अब मौका मिल गया, तो 1781, 1784, 17, तो तुमने 1773 से शुरू किया और बीच में 2-3 अमेंडमेंट ला दिए। तो मोटा मोटी जो टोटल एक्ट हम लोग कंपनी रूल के अंडर में पढ़ते हैं वो आपके 8 है, ठीक है। सब लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखो क्या है, ये एक्ट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और बाद में यूपीएससी ने तो इसके ऊपर में बहुत बार सवाल भी किए हुए हैं। तो अब जो है वो मैंने आई होप आप लोगों को क्लियर करवा दिया कि एटलीस्ट एक टाइमलाइन क्या है। मोटी टाइमलाइन आप 5 एक्ट्स की रखो और उसके अंदर में 1781, 84 और 1786 की अगेन सब टाइमलाइन रखो, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले एक्ट के साथ में, और सबसे पहला एक्ट था 1773 का एक्ट। तो देखो इसमें एक शब्द जो है बार बार आएगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रोविंसेस। ये शब्द प्रोविंसेस का क्या मतलब बनता है, तो एक देखो समझ के लो कि उस समय में यहाँ पर ये जो आपका कलकत्ता वाला पार्ट जो है ये आपके अब कंट्रोल में है, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल और ये आपके कंट्रोल में, तो आप उतना तो कंट्रोल कर ही रहे हो। तो उस समय में इसको पूरा जो एरिया इस तरफ में जो भी था, आप लोग इधर जीते हो इधर जीते हो, उसको इन लोग बंगाल प्रोविंस कहते थे। फिर इस तरफ का जितना भी एरिया आप लोग जीते हुए थे उसको इन लोग बॉम्बे प्रोविंस कहते थे, और इधर में आप लोग जो है वो तीसरा प्रोविंस था तो मद्रास प्रोविंस था। तो 3 मेजर सेंटर्स हुआ करते थे। तो 1773 का एक्ट आने के पहले क्या हुआ करता था कि यहां पर इनका एक गवर्नर होगा और उसकी कोई छोटी मोटी काउंसिल होगी। काउंसिल देखो कैसा है कि मतलब आपके सलाहकार, गवर्नर और तुम्हारे सलाहकार। इसी तरीके से तुम्हारे यहाँ पर गवर्नर होगा, बॉम्बे का गवर्नर होगा और उसके सलाहकार होंगे, काउंसिल होगा। सेम जो है यहाँ पर आपका गवर्नर होगा और सेम जो है वो आपका यहाँ पे गवर्नर होगा और आपका सलाहकार होगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से काम हुआ करता था। और ये तीनों जो है वो कहाँ पे रिपोर्ट करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनको यूजुअली रिपोर्ट करते थे कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको हम लोग रिपोर्ट करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। इन्होंने 1773 का जैसे ही चार्टर लाया तो उस चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट लाया, उस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले कहा कि अब से, ठीक है, अब से ये तीनों प्रोविंसेस में से हम लोग प्रोमिनेंट जो है वो बंगाल को देंगे और आज के बाद से, ठीक है, ये दोनों इनको रिपोर्ट भी करना शुरू करेंगे। कौन? तो जो बॉम्बे का गवर्नर है और मद्रास का गवर्नर है ये बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे और इनका नाम अब सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, तो इनका नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहली बार जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये नाम जो है वो आपका आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी 4 मेंबर्स की। तो 4 मेंबर्स जो है वो अगेन इनको सजेस्ट करने के लिए होंगे। तो आपने क्या फेरबदल किया, आपने पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और इसको 4 मेंबर की काउंसिल दी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो सबसे पहले इस तरीके के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इन्होंने रोहिला, मराठा, मैसूर वॉर ये सब जो है वो कंडक्ट करवाए थे। एनीवेज, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब ऑर्डिनेट बना दिया। तो पहली बार अब आप लोग क्या देख रहे हो, सेंट्रलाइजेशन होने वाला है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि ठीक है, जो 1773 का एक्ट था इसमें सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस आप शुरू करते हो, यानी कि पावर जो है वो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हो और ये जाते जाते 1833 में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो आपकी 1833 में हो जाती है। तो 1773 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू होता है। इसमें आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट
ठीक है, इन्होंने कहा कि ये सुप्रीम होगा फॉर द प्रेसिडेंसीज, तो जितनी भी नीचे की प्रेसिडेंसीज है आपकी, ओके, तो इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस ये बट डिसाइड करेगा कि क्या करना है, और तुम अब हमको रिपोर्ट भी करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कहा कि एक हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है, तो 1774 में इसको भी बना दिया। और इसी के बाद में इन्होंने ये एक और चीज कही कि भाई तुम लोगों ने जो है यहाँ पर बहुत ही गंद जो मचाई है, ये गंद अभी आगे से नहीं मचनी चाहिए। मतलब क्या, मतलब यहाँ के कंपनी के जितने भी ऑफिसर जो यहाँ पर आने वाले हैं, ये जो भी ऑफिसर्स आने वाले हैं, ओके, तो उन लोग जो है वो ब्राइब्स नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, इस तरीके से हमने कह दिया। और जाते जाते एक और चीज आप लोगों ने लिख दी, वो क्या लिखी कि ध्यान रखो अब से जो है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ओके, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ध्यान रखेगी, और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम लोग जो है तुम्हारे रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर्स क्या है, इसकी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट भी करनी पड़ेगी। आज तक आपको ये सब नहीं करना पड़ता था, आज तक आपको कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वो तुमको सबमिट भी करना पड़ेगा। इस तरीके से पहली बार जो है वो कंपनी के ऊपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट शिकंजा जो है वो कसती है। लेकिन एज आई सेड कि इनमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो इमीडिएटली आपने अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट में क्या हुआ कि हुआ ये कि आपने कोर्ट ऑफ कलकत्ता यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता तो आपने बना दिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में ये वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में ही केसेस आने लग गए। ये जो यहाँ के जो ऑफिसर्स थे इनके अगेंस्ट में ही यहाँ पर जो वो केसेस आने लग गए। तो बोले अरे भाई गड़बड़ हो रही, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इन्होंने फिर यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा कि नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज काउंसिल एज वेल एज जितने भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के, उन लोग अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन नहीं होगा। ऑफिशियल कैपेसिटी में किए हुए काम को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा रेवेन्यू मैटर्स आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि अगेन अगर बाकी के लोग जो है अगर उनको कुछ जस्टिस वस्टिस चाहिए तो उन लोग जो है जस्टिस वस्टिस लेने के लिए आ सकते हैं, और उनको मान लो क्या कहते हैं हिंदूज जो है उनके अगर पर्सनल मैटर्स को चलाना तो हिंदू एक्ट्स के हिसाब से, और उसके बाद में जो मुस्लिम्स है उनके मोहम्मदन लॉज जो है उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट वहां पे डिसीजन जो है दे सकती है। ठीक है, तो पर्सनल लॉस को अगेन आप वहां पे एडमिनिस्टर करने लगे, और नीचे जितने प्रोविंसेस, तो मद्रास प्रोविंस है या फिर आपकी बॉम्बे प्रोविंस है, उन पर छोटा मोटा कंट्रोल वगैरह जो है वो आपका आने लग गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो बातें आपके 1781 में होती, मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर ना रहे। तो ये आपका अमेंडमेंट हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी 3 अमेंडमेंट होगी, एक 1781 की, फिर 84 की और फिर 86 की। अब हम लोग चलते हैं 84 में क्या किया फिर। तो 84 में विलियम पिट जो है, ओके, तो इनसे कहा गया कि कुछ और हम कर सकते हैं, कि बहुत कबाड़ा हो रहा है। जब इनको रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे इन लोग 1773 में, इनको कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम लोग रिपोर्ट सबमिट करो ऊपर मुझे। जब इन लोगों को रिपोर्ट मिलने लगी तो रिपोर्ट में इन्होंने देखा कि बहुत कबाड़ा हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, रुको रुको रुको, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आज से हम तुम्हारे कमर्शियल अफेयर्स और तुम्हारे पॉलिटिकल अफेयर्स सेपरेट कर रहे हैं। अब जो है वो तुम्हारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला जो पार्ट था ना, उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे जो सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे, ट्रेड कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने, दैट्स इट। और दूसरा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके हम लोग खुद अपॉइंट करेंगे, हम अपॉइंट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग भी अगेन आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पार्ट होंगे, तो हम इनको अपॉइंट करेंगे, ये तुम्हारे ऊपर में ध्यान रखेंगे, और ये मेजरली जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनको संभालने का काम करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे पहली बार जो है वो डबल गवर्नमेंट आती है कि एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि काम करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स देखने का, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो तो पहले ही हुआ करता था, कमर्शियल अफेयर्स जो वो संभालेगा, ऐसा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सुपरवाइज करेंगे कि क्या यहाँ पे सिविल है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, रेवेन्यूज जो है जो भी आ रहे हैं हमको ब्रिटिश पोजीशन से, तो उसका क्या करना है वगैरह वगैरह, ये सब इन लोग जो है वो करना शुरू कर दी। तो तुमको पैसा कमाना है तो तुमने जो ट्रेड में मोनोपोली मांगी थी ना, उससे कमाओ ना, ठीक है। और बाकी अगर तुम लोगों को कुछ रेवेन्यू आ रहा है तो उसका ध्यान देने के लिए हम लोग जो है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा। इस तरीके से पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया जो है उससे चेंज कर दिया। और अब इन्होंने सोचा कि छोटा सा और एक हम लोग इसके अंदर में ट्विस्ट डाल देते हैं, एक अमेंडमेंट डाल देते हैं। बोले क्या? तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो अब से जो भी
कंपनी की टेरिटरीज है, ये कंपनी के जो पोजीशन है उसको आज से कंपनी का पोजीशन नहीं कहा जाएगा, आज से उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा जाएगा। सुमड़ी में आपने डाल दिया उसको कि अब से ब्रिटिश पोजीशन है भी, ठीक है, मतलब गए तुम्हारे हाथ से अब सब कुछ ही गया। छोटा सा आप लोगों ने हाथ मांगा था 10 मिलियन, आप तो क्या 1 मिलियन पाउंड मांगने के लिए गए थे और कर दिया, तुम्हारा कबाड़ा ही कर दिया, सीधा ब्रिटिश पोजीशन उनको बोल दिया। ये हुआ विलियम पिट द्वारा जो लाए गए रिफॉर्म्स थे ये थे। बाद में यही विलियम पिट जो है वो बनते हैं, यही विलियम पिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इनको चाहिए था कि एक कोई तो मस्त बंदे को मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बना करके भेजूं, जो वहां पर जाकर के बहुत अच्छे तरीके से रूल करे, ठीक है, एकदम वहां पर अच्छे से सब कुछ सेट कर दे। तो बोले कौन है ऐसा बंदा, तो उनके दिमाग में आया कॉर्नवालिस, ठीक है, तो उनके दिमाग में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसको जब जाकर के विलियम पिट ने इसको बोला कि भाई आज जरा तेरे से बात करनी है, अच्छा दोस्त भी था विलियम पिट का, कॉर्नवालिस को बोला आजा तेरे से कुछ बात करनी है। बोले क्या, बोले नहीं वो है कुछ इंपॉर्टेंट, बोले तुझे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके जाना पड़ेगा। तो इसने मना कर दिया, कॉर्नवालिस ने जाने से मना कर दिया, बोले मैं नहीं जा रहा हूं। बोले क्यों, तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हार क्या इसलिए, तो लेट मी टेल यू उसी पीरियड में, ओके 1781 में, एक ये आप 84 86 की बात कर रहे हो, जस्ट इसके 5 साल पहले जो है वो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हो, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया था यूएस की फोर्सेस के सामने। तो आप सबको पता होगा कि एक समय में यूएस जो है इनकी कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन बाद में यूएस जो है वो सारी कॉलोनीज एक साथ में आई और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। 1775 में इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है, लगभग 6 साल की ये बैटल चलती है और लगभग 1781 में इन लोग सरेंडर करते हैं। जब ये सरेंडर करते हैं तो उस समय में सरेंडर करते समय में जो सरेंडिंग ऑफिसर था इट वाज कॉर्नवालिस। तो बोले कि क्या तू इसलिए सरेंडर कर रहा है या तो इसलिए मना कर रहा है कि तू वॉर में हार करके आ करके यहाँ बैठ गया, बोले नहीं नहीं, वॉर तो देखो हम लड़ते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, उसके लिए मैं नहीं मना कर रहा हूं। बोले फिर क्यों मना कर रहे हो, बोले मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आपके एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, ओके, जो 1773 का एक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। बोले क्या प्रॉब्लम्स है, कि एक मतलब जो है वो देखो आप सबको याद होगा, एक जो है इन्होंने कहा था कि तुम्हारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, और दूसरा इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 जो है वो काउंसिल के मेंबर्स मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, और ये एग्जीक्यूटिव के काउंसिल के मेंबर्स जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको सजेशन देंगे कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रूल करना है कैसे रूल नहीं करना है, क्या करना है। लेकिन इसमें इन्होंने एक और चीज डालकर दी थी, इन्होंने कहा था कि अगर ठीक है इसमें से 3 लोग अगर मेजॉरिटी में है, कोई डिसीजन हमको लेनी है कि कहीं का वॉर करना है नहीं करना है, कहीं पे पीस करनी है नहीं करनी है, इस डिसीजन में अगर 3 मेंबर्स जो है वो एक साइड में हो जाते हैं तो मेजॉरिटी से डिसीजन लेनी पड़ेगी एंड यू कैन ओवरराइड इवन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डिसीजन को काउंसिल जो ओवरराइड कर सकता था अगर वो मेजॉरिटी में होगा तो। और ये वाली बात जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नहीं पचने वाली थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सीधा कहा कि मुझे जो है वो मेरे हिसाब से अगर चेंजेस करके दो एक्ट में तो मैं जाऊंगा। तो इसीलिए फिर विलियम पिट जो है वो 1786 में वापस से 1773 के लॉ में कुछ चेंजेस लाते हैं, तभी कॉर्नवालिस जो यहाँ आता है। और कॉर्नवालिस को कीड़ा था कि मुझे ना चेंज करने, मुझे ना बदलाव करने, मुझे यहाँ पे ये लाना है, मुझे वहां पे वो लाना है, ऐसा उसके अंदर में हुआ करता था। तो क्या हुआ, तो उन्होंने वो 2 डिमांड रखी, एक मतलब ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, ओके, इन स्पेशल केसेस, और उसको ही कमांडर इन चीफ जो बनाया जाए। उसकी बातों को 1786 में मान लिया गया, एक्ट में चेंजेस ला दिए गए और फिर जो है इसको भेजा, ये आया यहाँ पर, इसने अच्छे से मैसूर वॉर किया, एंटी करप्शन के लिए काम किया, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह लाया। इनफैक्ट आज जिस संस्था को हम कलेक्टर नाम से जानते हैं, ये कलेक्टरशिप जो है वो कॉर्नवालिस ने ही शुरू की थी। तो कॉर्नवालिस अपना काम करके गया, और जब काम करके गया तब ऑब्वियस सी बात है कि 20 साल जो है वो इस 1773 के, तो आपको नया एक्ट वैसे ही लेकर के आना था। तो इन लोगों ने चार्टर एक्ट ऑफ 1773 लाया, जिसमें इन्होंने मल्टीपल और छोटे छोटे चेंजेस जो इन्होंने करके दिए। तो जो कॉर्नवालिस से मांगा था कि मुझे जो है वो मेरे काउंसिल के ऊपर में ओवरराइडिंग की पावर मिले,
बाकी के आने वाले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आने वाले थे वो लोग बोलेंगे कि भाई हमको भी यही पावर चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल। आने वाले सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल जो है उनको ये ओवरराइड करने की पावर मिल गई। अपार्ट फ्रॉम दैट इट गेव मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द टू सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे और मद्रास की थी। तो तुम्हारी और पावर लेकर के कॉन्सेंट्रेट कर दी गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया। अब जो है वो हो क्या रहा था कि देखो, ब्रिटेन में अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, और जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वहां के लोग चाहेंगे कि हम लोग जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहां जाकर के बेचे और हम वहां से भी कुछ माल जो खरीद करके लेकर के आए। तो अब आप चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 16 मतलब आज से लगभग 200 साल पहले जो मोनोपोली दी हुई थी उस मोनोपोली को खत्म किया जाए। तो इन लोग क्या कह रहे हैं, इन लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों को इतने समय से मोनोपोली मिली हुई है, अब ये मोनोपोली जो है इसको खत्म करो। तो ये मोनोपोली को, ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने की लोग एकदम वहां पर कोशिश कर रहे थे। जब इन्होंने मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की तो तब उस समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा अपोज किया। वो बोले ये तो बदतमीजी है, एक तो हम तुमको ये पूरा का पूरा इंडिया जीत करके ला करके दे रहे हैं और तुम हमारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर रहे हो, फिर हम लोग क्या कमाएंगे, फिर क्या किया जाए। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी जो है वो आने वाले 20 इयर्स के लिए ट्रेड मोनोपोली हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ट्रेड मोनोपोली जिसके लिए ब्रिटिश जनता पूरी सड़कों पर उतर आ चुकी थी कि ट्रेड मोनोपोली खत्म की जाए, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंड करनी पड़ी। तो ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड की। अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो आपके मेजरली पॉलिटिकल अफेयर संभालेगा, उसको आज से इंडियन रेवेन्यूज में से पैसा दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि वो जो ट्रेड वगैरह के थ्रू पैसा आ रहा था उसके थ्रू पैसा मिलता था, बोले कि इंडियन रेवेन्यू से पैसा आएगा। इस तरीके से आपका 1793 का एकदम सिंपल सा चार्टर एक्ट आता है। अब इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो है वो जो ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने के लिए वहां के जो लोग थे उन लोग अब एकदम फुल पार्लियामेंट का घेराव वेराव कर रहे थे कि ट्रेड मोनोपोली खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। दूसरा है कि अब तक जो है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे इन लोगों को अलाउ नहीं किया हुआ था। इनको लगा कि कहीं अगर क्रिश्चियन मिशनरीज को अगर हम लोग अलाउ करेंगे तो इन लोग आकर के यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन करेंगे और मे बी तुम्हारा राजा बदल गया उससे इनको फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जब तुम्हारा धर्म बदल जाएगा तो इनको फर्क पड़ेगा और कहीं हमारे अगेंस्ट में रिवोल्ट ना कर दे। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को अब तक अलाउ नहीं किया था। ये अगेन उछल रहे थे कि हमको जाना है, हमको जो है तो वी व्हाइट मैन्स बर्डन है हमारा, हमको जाना है, हम लोगों को उन लोगों को सुशिक्षित बनाना है। दीज आर अनसिविलाइज्ड पीपल, वी हैव टू मेक देम सिविलाइज्ड। ये सब इनका चल रहा था। फिर इन लोग कह रहे थे कि अब से जो है वो ब्रिटिश एजुकेशन जो है यानी कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भी इनको दिया जाए। ये सब बातें भी अगेन इनकी चल रही थी कि एजुकेशन दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन अगर हो सके तो वो भी दिया जाए। तो ये सब एकदम उफान पे चल ही रहा था। और उतने में इनके 20 साल पूरे होते हैं तो इन लोग बोलते हैं कि 1813 में क्या किया जाए। तो 1813 में ऑब्वियसली इन्हीं मुद्दों पर बातें होती हैं। और जब अब जनता पूरी जब सड़कों पर उतर आ चुकी है तो इन्होंने एबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, अब तक जो लगभग 200 साल तक चली वो ट्रेड मोनोपोली को फाइनली जाकर के खत्म कर दिया यहां पर। लेकिन ठीक है, अब ऑब्वियसली पीछे बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाकर के देखें तो उधर में ईस्ट इंडिया कंपनी तो रो रही होगी। वो बोले मैंने तुमको इतना सब साम्राज्य ला करके दिया, इतना सब साम्राज्य तुमको बना करके दिया और आप इस तरीके से मेरे साथ में करोगे कि मेरा पूरा धंधा ही खा जाओगे तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने सुमड़ी में पूछा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस चीज में हो रहा है। वो बोला मेरा एक तो ट्रेड इन टी और दूसरा ट्रेड विद चाइना, इसमें बहुत प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाना आसान है, बेवकूफ बनाते। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको हम लोग मोनोपोली देंगे ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, बस इतना हम रखेंगे। जनता को लगा ठीक है यार, हमको इतना तो भी मिल रहा है, जनता भी खुश हो गई। लेकिन उनको बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा पैसा तो वही मिल रहा था। फिर अगेन उन लोग बाद में सड़कों पे उतरेंगे, मतलब वो फिर अगेन चार्टर में तब तक तब देखा जाएगा। तो इन्होंने ट्रेड मोनोपोली खत्म तो कर दी, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो अभी भी आपका मौजूद था। फिर जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि आओ आप लोग आओ, बिंदास आओ, ठीक है, क्योंकि ये भी बोल ही रहे थे कि हमको जाना है, हमको जाना है। बोले आ जाओ, ठीक है, एनलाइटन द पीपल।
फिर अगेन इन्होंने कहा कि अब जो है वो सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन जो है वो तुम्हारे ऊपर में रहेगी और ये ब्रिटिश पोजेशंस है, याद रखो इस चीज को। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अब से वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भी यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1813 का चार्टर आता है जिसमें सब चेंजेस होता है। उस समय में मोटा मोटी ये जो हेस्टिंग्स है तो ये वहां पर उस समय में पावर में रहता है। ये गुरखास, पिंडारीज, मराठा वॉर, रेतवारी सिस्टम, ये सब लाने का काम जो वो करता है। और अब आता है, आप लोगों को वापस में याद दिलाऊं, मैंने आपको कहा था कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो आपका शुरू कब होता है? सेंट्रलाइजेशन आपका 1773 में शुरू होता है। और ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आपका कब होगा? आंसर इज 1833 में। और अब आता है आपका 1833 जिसमें आपका बहुत ज्यादा जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी जो है वो होने लग जाएगी। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, अभी ये यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है कि कब जो है कौन से एक्ट के अंदर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है? आंसर इज 1833। तब हुआ क्या, तब यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो बोले कि यार तुम हमको क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे हो? बोले अब तो बोले हम लोग तो इंडिया के गवर्नर जनरल होने चाहिए क्योंकि पूरे इंडिया पर अब हमारा छत्र जो है वो लहरा रहा है, ठीक है, हमारा परचम लहरा रहा है। तो अब हम लोगों को तुम लोग क्यों जो है वो सिर्फ एक ही रीजन तक रख रहे हो? तो इन्होंने फिर नाम जो इसका बदल दिया, अब तक जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। एंड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बोले अब एक छत्र शासन है। अब इसके अलावा इसके पहले छोटे मोटे पावर जो है वो गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनको लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हुई थी। वो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इनसे छीन ली गई। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को अब लेजिस्लेटिव पावर नहीं मिली, सेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया। मतलब लॉ बनाने का काम कौन करेगा? लॉ बनाने का काम सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा ऊपर से। और इन्होंने एक और काम कर दिया, इन्होंने जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनका कमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए। ठीक है, क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि आपको याद होगा कि अब तक आपको जो ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी वो ट्रेड मोनोपोली अब टी एंड ट्रेड विद चाइना भी 1833 में आते ही खत्म कर दी। तो अब कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली आपकी खत्म, अब कुछ नहीं बचा है, अब सब खत्म। तब कंप्लीटली एकदम ट्रेड मोनोपोली खत्म। अब ट्रेड मोनोपोली खत्म तो अब बाकी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। अब ये बोले कि अब तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनली जाकर के लगभग 1864 वगैरह के पीरियड में जाकर के डिसॉल्व हो जाती है। उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया और बाद में खत्म हो गई वो कंपनी। तो इन्होंने, और इसका ये बैंकरप्सी की प्रोसेस जो 1833 में शुरू हो गई थी, जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब से तुम्हारा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोले हमको, ठीक है, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। बोले क्या? बोले अब से तुम प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, तुम्हारे कोई कमर्शियल फंक्शंस नहीं है। और आज से जितनी भी टेरिटरी तुम लोगों ने कमाई हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाई है, वो ब्रिटिश पोजीशन तो थी ही, और आगे आने वाले जितने भी हिज मैजेस्टी है, उसके हेयर है, उसके सक्सेसर है, उन सब को जो है ये प्रॉपर्टी आगे भी मिलने वाली है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर में बंधन नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अब ओपन कंपटीशन भी शुरू करते हैं। ओके, ओपन कंपटीशन किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए, और इंडियंस को भी अलाउ करते हैं। लेकिन उस समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो जाते जाते, अब इनको खत्म तो कर दिया था लेकिन जाते जाते इन्होंने ओपोज किया। वो बोले कि अब ये इंडियंस, ये अब हमारे सिस्टम को संभालेंगे, हमारे ब्यूरोक्रेसी को संभालेंगे और हमारे ही जनता के ऊपर रूल करेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया, इसलिए फिर ये जो ओपन जो कंपटीशन था वो नहीं लेकर के आ पाए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है? ऑब्वियसली 20 साल और हो जाएंगे और आपका 1853 का चार्टर जो है वो लास्ट वाला चार्टर आता है। और इसमें जो है भले ही आपने यहाँ पर ओपन कंपटीशन के लिए और इंडियंस को आपने ये सिविल सर्विसेज में अलाउ करने से मना कर दिया, लेकिन अब आप लोग उसको लेकर के आओगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली पहले जो है वो किस तरीके की सिविल सर्विसेज की एग्जाम हुआ करती थी। आप लोगों को लगता है कि सर आज की एग्जाम डिफिकल्ट है, आज जो है वो एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट है। ये 1000 वैकेंसीज, ये 1000 वैकेंसीज के लिए कंपटीशन में लगभग 10 लाख लोग, ये 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें से 10,000 लोगों को आप मेंस लिखने दोगे, लगभग 2,500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, 1,000 लोगों को आप जो है वो फाइनली सिलेक्ट करोगे, और हमारे लिए एज लिमिट भी बोले 32 की है वगैरह वगैरह।
तो आप लोगों को जाकर के देखना पड़ेगा कि उस समय में क्या हुआ करता था। ओके तो पहले तो देखो एक पैट्रोनेज सिस्टम चलता था। जितने भी इंडिया में सिविल सर्वेंट्स आ रहे थे, आपको याद होगा सिविल सर्विसेज को मेजरली इंट्रोड्यूस किसने किया, कॉर्नवालिस ने। कब? तो लगभग वो जब 1793 के पीरियड में जब वो आया हुआ था, तो उस समय में उसने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो उसका काम एकदम ढंग से कर रहा था। बट उस समय में जो सिविल सर्वेंट जब आते थे वो कैसे आते थे, तो वो पैट्रोनेज के बेसिस पे आते थे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, जिन लोगों की कंपनी है, तो ये जो याद है आपको 292 लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई, उसमें से 24 लोग डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर लोग जो है वो अपने भतीजे को, अपने भांजे को, या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, उसका कोई बच्चा है, उसको इन लोग जो है वो रिकमेंड करते थे कि ये जो है वो सिविल सर्वेंट जाकर के इंडिया में बने करके। और ये रिकमेंड जब करते थे तो लंदन में ही एक कॉलेज है जिसका नाम है ये हेलेबरी कॉलेज लंदन में। तो वहां पर फिर इनको ट्रेन करते थे और ट्रेन करने के बाद में सीधा इनको इंडिया भेज देते थे। ठीक है, सीधा इनको इंडिया भेज देते। तो बात चल रही थी यार ओपन कंपटीशन करो ना। एक मतलब सबके लिए ओपन कंपटीशन करो, इवन ब्रिटिशर्स के लिए ओपन कंपटीशन करो। दूसरा इवन इंडियंस को अलाउ करो। तो 1833 में ये जब बात लाने की कोशिश की गई तो नहीं हुआ वैसा। तो ये पहले पैट्रोनेज सिस्टम था, लेकिन बाद में जब ये 1853 का जब एक्ट आता है तो उसमें बात हुई कि अब से हम लोग ओपन कंपटीशन करेंगे। तो ओपन कंपटीशन में यहाँ पे एक मैकॉले कमेटी बनाई गई। ओके, मैकॉले कमेटी को कहा कि आप हमें सजेशन दीजिए कि सिलेबस क्या होना चाहिए ओपन कंपटीशन के लिए, इंडियंस को अलाउ करना है नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, एग्जाम कहाँ कंडक्ट करनी है, एग्जाम का क्या पैटर्न वगैरह रहेगा, ये सब। तो उस समय में फिर ये मैकॉले कमेटी जो है वो सजेस्ट करती है कि हाँ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो लंदन में ही होंगी। मिनिमम एज उसकी 18 कि आपका एटलीस्ट एज जो है वो 18 पार होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 23। तो आपको इतना पार करना पड़ेगा और आपको लंदन में ही आकर के एग्जाम देनी पड़ेगी। ओके, और आपको यूरोपियन क्लासिक्स जैसे ग्रीक है, लैटिन है, ये है, इंग्लिश लिटरेचर है, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और फिर एग्जाम देनी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स को लगा भाई हम लोग जानबूझ करके लंदन में रखेंगे। अब सोचो एग्जाम भी दिसंबर के महीने में रखी जाती थी, इंडियन लोगों को थोड़ी आदत है ठंडी में लिखने की। अच्छा, तुमको लंदन पहुंचना है तो गांधी जी को लंदन पहुंचने में 22 दिन लग गए थे। तो मोटा मोटी आप ऐसा पकड़ो 1 महीना आपको लगेगा। मतलब तुमको अगर लंदन तक जाना है तो 1 महीना तुमको लग जाएगा। फिर वापस आना है तुमको 1 महीना है, उधर के दिसंबर की ठंड में तुमको रहना है, फिर वहां पे तुमको रहना है, वहां की पढ़ाई करनी है, पैसे भरने हैं। तो वो जिसके पास में छोटे मोटे पैसे हो सकते हैं और जो रिच क्लास को बिलोंग कर सकता है और जिसके अंदर में दृढ़ संकल्प हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति क्लियर कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ही बिकेम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट। तो मैंने आपको आते ही कहा था कि कौन जो है वो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट थे। तो फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो है हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि ये ओपन कंपटीशन वगैरह इंट्रोड्यूस करने के तो इन्होंने 1753 में किया, 1853 में किया। मोटा मोटी 1864 या 1862 वगैरह के पीरियड में जो है वो पहली बार जो है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, तब सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है, सर ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, बिल्कुल आप लोगों ने सच पहचाना, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ये जो है फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने। सोचो कितनी डिफिकल्ट एग्जाम हुई होगी कि पहले तो आप 1 महीना ट्रैवल करके लंदन जाओ, वहां पे पढ़ो, पढ़ने के बाद में उनके ये ग्रीक लैटिन वर्ड ये इन सबको मास्टरी करो, उसके बाद में आप एग्जाम लिखो ठंड में और फिर आप एग्जाम क्रैक करके वापस से बाहर आओ। तो इट वाज डिफिकल्ट बट देयर वर मेनी इंडियंस हु डिड इट, और बाद में जो है ये इस तरीके से होता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में यही होता है। इन्होंने कहा कि ये जो कोविनेटेड, तो उस समय में इसको इंडियन कोविनेटेड सर्विसेज कहा जाता था। ये जो इंडियन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज है दे वर थ्रोन ओपन टू ऑल। ओके, तो पहले तो ओपन कंपटीशन करवाया गया। ओपन कंपटीशन क्यों? क्योंकि पहले पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम था, बाद में ये ओपन कंपटीशन आपका होता है। ओके, तो ओपन कंपटीशन करवाया गया जिसमें सब लोग जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे, और इंडियंस के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। फिर मैकॉले कमेटी बनाई गई और मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये सब जो है चला। तो ये सब बात जो है वो आपकी हुई। और इसी पीरियड में, ठीक है, जो मेजरली जिसने रूल किया था वो था डलहौसी। डलहौसी के बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जैसे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, सेकंड बर्मीज वॉर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल एजुकेशन, ये सब इसमें बहुत कुछ लाया था। लेकिन ऑब्वियसली इसमें से उसने बहुत कबाड़ा भी किया हुआ था। ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वगैरह है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह है, इसकी वजह से ही वन ऑफ द रीजन की 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसके पीछे वन ऑफ द रीजन यही था आपका। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को इतना पूरा मुद्दा क्लियर हो गया है। अब हम ये लास्ट चार्टर एक्ट देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया।
इसमें देखो अब आप लोगों को याद होगा, ठीक है, इसमें जो है वो अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि पहले जो है वो आपका एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता है। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक काउंसिल मिला हुआ था। ये एक लगभग 4 मेंबर्स का काउंसिल हुआ करता था और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ये 4 मेंबर के इन लोगों ने मेंबर जो है इनको बढ़ा दिया होगा, क्योंकि अब इतने से मेंबर से आपका काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने 1853 का जब चार्टर एक्ट लाया तो उसमें उन्होंने ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इन्होंने सबसे पहले यहां पर इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया और दूसरा इन्होंने इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज इट इज बरकरार रखा। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग सेपरेशन ऑफ पावर देखते हो यहां पे। तो आप सबको पता है कि पावर जो है वो सेपरेट होनी चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में। अब तक ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, यही सारे फंक्शन जो देख रही थी। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये आपका अलग कर दिया गया और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये आप लोगों का पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इट वर्कड एज अ मिनी पार्लियामेंट। तो जैसे उनका चल रहा था ना, वैसे ये मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करता था। इसका नाम इनफैक्ट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरीके से भी रखा गया कि ये सेंटर की है। अच्छा, इसी तरीके से इवन आप लोगों ने स्टेट्स को भी परमिट किया थोड़ा बहुत कि आप लोगों को अगर उसको 2 फाड़ करने तो कर लो, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो अलग होता है। और इसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में 6 मेंबर्स जो है, ठीक है, तो वो आप लोगों के लोकल लोगों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ किया गया। 4 मेंबर्स एक्चुअली लोकल लोगों को भेजा और 6 मेंबर्स का एडिशन किया गया, ठीक है। यही बातें जो है वो आप लोग अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कि देखो इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब जो है वो यहाँ पर 6 नए मेंबर्स आपके ऐड किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स जो है, ओके। तो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स आपके आए और अब वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के बैठे। बाकी इसी के अंदर में आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी दिया गया और लोकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर जो है वो कहाँ से लोग आए, बंगाल, आगरा, बॉम्बे और मद्रास से। तो 4 मेंबर जब आपके यहाँ पर आए थे। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का जितना भी हम लोगों ने जो शुरू किया था, ठीक है, कहां से हमने शुरू किया, हम लोगों ने पूरे कंपनी रूल के अंडर में, तो इसका पूरा इतिहास से लेकर के लगभग जो रिवॉल्ट होता है हमारा 1857 का, वहां तक किया था। 1857 का रिवॉल्ट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, बट सारा कंसेप्ट अपना हो गया है। 8 एक्ट आज हमने देखे हैं और कौन से एक्ट के अंदर में कौन से प्रोविजंस आए हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, ये सब हमने सीखा है। अगले लेक्चर में क्राउन रूल वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो वापस आप सबसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इस पर मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आपको और क्या क्या वीडियोस इस पर चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। ये अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कवर कर लो, तो मैं आपका कर रहा हूँ। 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853 ऐसे आपके एक्ट्स हैं और इसमें भी 1781, 84, 86 ये आपके कुछ बीच में अमेंडमेंट्स लाई गई थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग जो है इसी तरीके से ज्वाइन करते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से अलग अलग जो है वो कोर्सेस लेकर के आते रहूंगा। वापस आप सबको याद दिला दूं कि हमारी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज की चैंपियनशिप आ रही है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। में सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। बाय बाय।